हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2, जिसमें हम आगे के 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज तथा विकास के 25 क्वेश्चंस होंगे। और आपके इसकी एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है कि 19 जून 2022 है, जिसके लिए हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो 15 प्रैक्टिस सेट हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हमारा 4th सेट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन 51 है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो जो पाल साम्राज्य था, जो उसका विस्तार था, वो भारत के मेन पूर्वी हिस्से से संबंधित था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 750 से 1174 ईस्वी तक ये चला था। और इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पूछ लेते हैं कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी गोपाल ने की थी। और इस वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। और अगर पूछ लिया जाए कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो महान शासक आएगा धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। और इसका महान शासक कौन था, जो कि गोपाल का ही पुत्र था, धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विद्यालय की भी स्थापना की। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतगोतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो जो महाराणा अमर सिंह थे, या कह सकते हैं राणा अमर सिंह, वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो जहांगीर द्वारा करवाए गए वो कई आक्रमण में विफल हुए थे, तो इसीलिए लास्ट में शाहजहां ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो अमर सिंह ने हारकर फिर जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली थी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किससे समझौता किया था, तो ये हो जाएगा उन्होंने जहांगीर से किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये भी पूछ सकते हैं कि मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे, तो मेवाड़ के अंतिम शासक जो है ये महाराणा अमर सिंह ही थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो जो भक्ति आंदोलन था वो मध्यकालीन भारत का एक सांस्कृतिक इतिहास था, जिसमें कि सामाजिक धार्मिक सुधारों द्वारा भगवान को अलग अलग तरीकों से प्रचारित किया गया था। जो इसकी शुरुआत थी, मतलब इसका जो टाइम पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक रहा था, 800 से 1700 ईस्वी के बीच में रहा था। अब इसमें पूछा है कि दक्षिण भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय था वो किसको था? ये था रामानंद को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रामानंद जो थे वो कबीरदास के गुरुजी थे। नेक्स्ट है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति जो थी वो सबसे उसका आरंभ होने का प्रमुख कारण था कामागाटा मारू घटना, जो कि 1914 में घटित हुई थी। इसके अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। तो यही पूछा है कि इसका कारण क्या था, तो ये आ जाएगा कामागाटा मारू घटना। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जो टीपू सुल्तान था उसका दूसरा नाम था फतेह अली टीपू। ये हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर का शासक था। तो ये कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा मैसूर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें अगर टोटल द्वीप पूछे जाए तो वो कितने हैं? 572 पूरे द्वीप हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निकोबार में कितने हैं। तो निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है ये है 22। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो दक्षिण बिंदु को ग्रेट निकोबार कहा जाता है, जिसे या फिर हम बोल सकते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है। तो यहाँ पर है निकोबार में द्वीपों की संख्या हो जाएगी 22।
नेक्स्ट है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर रिवॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने रिवॉल्यूशन का पढ़ा था कि तो जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो हो जाएगी अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित। और अगर हमसे पूछा जाएगा वाइट रिवॉल्यूशन, तो वाइट रिवॉल्यूशन याद रखना है ये हमारी होगी मिल्क से रिलेटेड, और सिल्वर रिवॉल्यूशन होगी अंडा और चिकन के उत्पादन से। नेक्स्ट है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो चिनाब, ब्यास, सतलज और रावी। तो इनमें से जो सतलज नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम है दक्षिण पश्चिम तिब्बत में। तो यहाँ पर पूछा भारत में कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा या काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर देखते हैं जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात या फिर झारखंड। जो काली मिट्टी होती है वो दक्कन के पठार के भाग वहाँ पर अधिकतर पाई जाती है, दक्कन के पठार पर। तो उनमें जो मेन है वो है एक तो महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा कि किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो कुडनकुलम परियोजना है ये है तमिलनाडु में स्थित। यह एक नाभिकीय परियोजना है जिसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और इसको जो पूरा किया गया वो 2013 में किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत जो अर्थव्यवस्था है इसकी वकालत की थी और कुटीर उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट है शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो जो 0 होता है ये भारतीय संसद की ही देन है। ये पूछ लेते हैं भारतीय संसद की देन कौन सी है, तो वो शून्यकाल है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद तो 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और ये है कि इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे शून्यकाल में रखा जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, कि किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चला सकते? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध भी चला सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी। लेकिन जो राज्य का राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, उसके विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जिसका टाइम पीरियड था 1974 से 1979 तक। और इस टाइम जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आवृत्ति नापने की इकाई का क्या नाम है? तो जो फ्रिक्वेंसी नापी जाती है वो नापी जाती है हर्ट्ज में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। तो जो धारा होती है, हमें ओम का नियम पता है, V इक्वल्स टू IR है। तो अब धारा पूछी जा रही है तो I इक्वल्स टू V/R। तो विभवांतर के तो ये आनुपातिक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। प्रतिरोध के प्रत्यक्षता आनुपातिक नहीं होगी क्योंकि ये रिवर्स में आ रहा है, तो व्यतिक्रम होगी। बोल्टता के व्यतिक्रम नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की जो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है वो विभवांतर की प्रत्यक्षता आनुपातिक होगी। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को जो आर्टिफिशियल रूप से पकाया जाता है उसके लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। इसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि परिसंचरण तंत्र में भाग लेता है। औसतन अगर हम 70 किलो का इंसान मान रहे हैं जो कि एक अडल्ट होगा, तो उसमें 5 से 6 लीटर का ब्लड होना चाहिए। अब इसमें पूछा है कि कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है रक्त में? तो लोहा भी पाया जाता है, आयरन, तांबा भी, कॉपर भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी। लेकिन जो क्रोमियम होता है यह ब्लड में नहीं पाया जाता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज हमें डिवाइस देखनी होगी। स्टोरेज डिवाइस हमारी 2 टाइप की होगी, एक तो प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी होगी। तो प्राइमरी को हम मेन बोल सकते हैं और सेकेंडरी तो हमारी सेकेंडरी होगी। अब जो प्राइमरी होगी उसमें भी हमारी कौन कौन सी होगी? एक तो नॉन वॉलेटाइल हो जाएगी, मीन्स जो कि स्थायी रहेगी। एक कैशे हो जाएगी हमारी मेमोरी और एक हो जाएगी वॉलेटाइल। और जो सेकेंडरी होती हैं उनमें आएंगे हमारी हार्ड डिस्क,
कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क ये। तो इसमें पूछा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो ये जो हार्ड डिस्क है ये कैसी हो जाएगी, सेकेंडरी। मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी। लेकिन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो होगी हमारी ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश क्या है, तो जो फ्लाई ऐश है वो ऐश के लघु कण होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में उड़न राख। उड़न राख जो है वो बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं, जैसे कि कोयला को जलाने से जो पदार्थ मिलता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जो ये हल्के कण होते हैं जैसे ही गैसों के साथ ऊपर उठ जाते हैं, और जो राख ऊपर नहीं उठती है वो पैंदी की राख कहलाती है, जो नहीं उठेगी वो पैंदी की कहलाएगी, और जो उड़ जाती है उसको बोलेंगे हम फ्लाई ऐश। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल होता है जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। तो ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, इस खेल में के तहत गांव के जो ताकतवर और मजदूर बैल होते हैं उनके सींग में सिक्कों से भरी थैली बांध दी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं, और जो बैल को काबू में कर लेता है उसे ही विजेता घोषित करके इनाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो पुस्तक है ये है क्रिकेटर युवराज सिंह की। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जिसमें कि इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर मैदान में लौटने का अपना पूरा लिखा है। नेक्स्ट है 17 से 18 सितंबर 2021 के बीच पोषक हितधारक महासम्मेलन 3.0 आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो जो इसका आयोजन था वो हैदराबाद में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये किया गया था कोलकाता में। इस महोत्सव का जो मेन उद्देश्य था वो था भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनका प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है 20 से 23 सितंबर 2021 को विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये हुआ था जिनेवा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, तो महाजनी प्रथा का जो उल्लेख है वो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके लेखक जो थे वो ऋषि याज्ञवल्क्य थे। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें पूरे 14 तो कांड हैं और 100 अध्याय हैं, इसी की वजह से इसका नाम शतपथ रखा गया 100 की वजह से। नेक्स्ट है पूसा रूवी किसकी उन्नत किस्म है, तो जो पूसा रूवी है पूसा रूबी ये है टमाटर की उन्नत किस्म जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाले टमाटर की प्रजाति है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी क्या है, तो ग्रामीण भारत की जो आबादी है वो है 83.3 करोड़। और अगर शहरी की पूछी जाएगी तो शहरी की आ जाएगी 37.7 करोड़। नेक्स्ट है पीत क्रांति में येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो जो दुग्ध उत्पादन है अभी हमने पढ़ा कि ये वाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है, और जो पीली है वो है तिलहन उत्पादन से संबंधित। मछली वो वाटर में रहती है तो हमें उससे याद रखना है कि ब्लू कलर का पानी मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ब्लू रिवॉल्यूशन से संबंधित है। और जो खाद्यान्न उत्पादन है ये आ जाएगा हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट है विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में जो केले का सबसे अधिक उत्पादक देश है वो है भारत, और दूसरे स्थान पर आ जाएगा, सेकंड पर आएगा चीन और फर्स्ट पे आएगा इंडिया। और अगर भारत में भी केले का उत्पादन का सबसे मेन राज्य पूछा जाए तो वो होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, तो ये तैयार की गई है कोशवानी वेबसाइट।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में ₹10 से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो जो इंसान ₹32 से ज़्यादा खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो होगा ₹47। ₹47 से जो ज़्यादा खर्च करेगा शहर में तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो मेन जो उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल है ये है गन्ना। तो प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि पर 13% भाग पर गन्ने की ही खेती की जाती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, नाबार्ड जो कि एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण मीन्स लोन देता है तो वह एक क्या है? तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि कृषि एवं ग्रामीण से संबंधित एक वित्तीय संस्था है। तो ये पूछा है कि ये क्या है? तो ये एक बैंक है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ML सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं? तो गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए, ये भी है। पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता होनी चाहिए और ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय साधन होने चाहिए। तो ये तीनों ही ML सिंघवी की प्रमुख सिफारिशें थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती जो राज प्रणाली है वो है हमारी, बतानी संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो ये आ जाएगी राज्य सूची में, जिसका संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो जो महिलाओं के लिए है वह है कुल स्थान का 1/3 या फिर लिखा आ सकता है 33%। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसमें जन स्वास्थ्य भी है, स्वच्छता का प्रबंध करना और जन उपयोगी सेवाएं। लेकिन जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आने वाले कार्यों में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना में अधिक तीव्र पोषणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया? तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017 तक। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत के जो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसीलिए प्रथम अध्यक्ष, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर प्रथम उपाध्यक्ष पूछ लिए जाए तो वो होंगे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण मीन्स ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बांस को। बांस जो होता है वो काफ़ी तेज बढ़ने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो इसी वजह से इन्हें ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो जो हरित क्रांति की सफलता है वो बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर भी और पर्याप्त उच्च सिंचाई की सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक, तो इन सभी पर आंसर होगा ऑप्शन डी की इन सभी पर ही निर्भर है। और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1966 से 67 के बीच। नेक्स्ट है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो देश में जो टोटल एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं ये हैं 20। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जो लौंग होते हैं वो शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होती है। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पूरक पोषण भी है, टीकाकरण है, वैक्सीनेशन, पोषण व स्वास्थ्य योजना भी। लेकिन जो परिवार नियोजन है वो बाल विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया 1948 ईस्वी में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं?
तो कृषि उत्पादन बढ़ाना भी था इसका लक्ष्य। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। तो यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त सभी तीनों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये जो योजना थी वो उत्तर प्रदेश के पहले 15 जिलों में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो जो उत्तर प्रदेश था वो आया था 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में। और ये पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कब अस्तित्व में आया, ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 1, जिसमें हम हिंदी और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।